बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रियाजुद्दीन और आप देख रहे हैं वीनस स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ विद रियाजुद्दीन। आज जनाब हमारे साथ मेहमान हैं इंटरनेशनल एथलीट और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्ट्रेंथ एंड कंडीशन कोच रहे हैं और उसके साथ साथ कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ भी उन्होंने खिदमत अंजाम दी हैं और आजकल जैसा मैंने पहले बताया कि कराची यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं। और उनका जो सबसे बड़ी पार्टिसिपेशन है वो उन्होंने जापान में जब इंटर यूनिवर्सिटी हुई थी, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, उसमें उन्होंने शिरकत की थी। और इससे के अलावा भी उन्होंने दुनिया भर में जितने भी एथलेटिक्स के मुकाबले हुए पाकिस्तान में हुए उसमें उन्होंने शिरकत की। बड़ा उनका तजुर्बा है, बड़ी एक्सपर्टीज़ हैं और बड़ा एक्सपोजर है। और उनके साथ साथ हमारे दरमियान मौजूद हैं सुमैया मोहम्मद रफ़ीक, जो कि प्रोफेशनल बॉक्सर रही हैं और दुबई में जो एक इवेंट हुआ था उसमें बहैसियत प्रोफेशनल बॉक्सर उन्होंने शिरकत की थी। और उसके अलावा बाकायदा जो है ये कोचिंग कर रही हैं ख़वातीन बॉक्सर की, और मुस्तक़बिल में यकीनन इनके ज़रिए जो ट्रेनिंग हासिल करेंगी लड़कियां वो इंटरनेशनली जो है पार्टिसिपेट करेंगी और फिर पाकिस्तान के लिए वो कारनामे अंजाम देंगी। इन दोनों मेहमानों से, जो हमारे आज के मेहमान हैं, इनसे तो हम बात करेंगे इनकी अपनी फील्ड से मुतालिक भी और दूसरे खेल के शोबों से मुतालिक भी। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये चूँकि अगस्त का महीना चल रहा है और इसी महीने में पेरिस ओलंपिक में अरशद नदीम ने दुनिया खेल का वो कारनामा अंजाम दिया कि उन्होंने पाकिस्तान का सर न सिर्फ फ़ख्र से बुलंद कर दिया बल्कि पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम को उन्होंने बुलंद किया जब उन्होंने 92.97 जो है नेज़ा फेंक कर वो सब अपने जितने भी उनके साथी प्लेयर्स हैं उनसे वो आगे निकल गए। और उसके बाद अगर हम जिक्र करें क्रिकेट का तो इस वक्त जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो है वो टेस्ट क्रिकेट सीरीज़ खेली जा रही है। और इस वक्त जो है पाकिस्तान की टीम ने 2 दिन उन्होंने खेला, उसके बाद डिक्लेयर कर दिया था। और इस वक्त जो है बांग्लादेश की टीम जो है बैटिंग कर रही है और देखना यह है कि क्या हमारे बॉलर्स, जिस तरह से हमारे बैटर्स ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दे के शानदार रन्स बनाए हैं और इनिंग्स को डिक्लेयर किया है, तो क्या हमारे बॉलर जो हैं वो अपने बैट्समैनों की, जो बैटर्स की कारकर्दगी थी, उसको पॉजिटिव अंदाज में रिस्पॉन्ड करेंगे या नहीं। लेकिन ये ज़रूर है कि मोहम्मद रिजवान और उनके साथ साथ सऊद शकील ने एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया है जो इससे कबल 1976 में सईद अहमद और आसिफ इकबाल ने 281 रन्स की पार्टनरशिप बना के किया था। और अब इन दोनों बैट्समैनों ने, मोहम्मद रिजवान ने और सऊद शकील ने 240 रन्स की पार्टनरशिप की है। इस टेस्ट का नतीजा कुछ भी हो, लेकिन होना ये चाहिए कि पाकिस्तान की टीम को इसमें जीतना चाहिए, इसलिए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान अब तक 13 टेस्ट मैचेस हुए हैं और पाकिस्तान ने 12 टेस्ट जीते हैं, सिर्फ एक टेस्ट जो है वो बराबर रहा है। तो यकीनन जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप है उसमें इस वक्त पाकिस्तान की रैंकिंग जो थी इस टेस्ट सीरीज़ से पहले नंबर 5 थी, लेकिन जब जनूबी अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त दी तो जनूबी अफ्रीका की टीम 5वीं पोजीशन पे आ गई और हमारी टीम जो है 6ठी पोजीशन पे आ गई। इससे कबल जो 2 वर्ल्ड टेस्ट सीरीज़ हुई हैं उसमें पाकिस्तान की टीम जो है फाइनल में नहीं पहुंच सकी। और अब देखना यह है कि पाकिस्तान के जो कमोबेश 9 मैचेस बाकी हैं तो उसमें पाकिस्तान की टीम जो है वो उन टेस्ट मैचेस में वो पॉइंट्स हासिल करने में कामयाब रहेगी या नहीं रहेगी। और दूसरी जानिब अगर हम खेल की तरफ आते हैं, हॉकी जो पाकिस्तान का कौमी खेल है, पाकिस्तान की टीम जो है वो एशियन चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की तैयारियों में मसरूफ़ है और अब से चंद दिनों के बाद जो है वो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जाएगी। पाकिस्तान हॉकी टीम ने इससे कब बड़े गिरा कदर कारनामे अंजाम दिए हैं। पाकिस्तान की टीम जो है ओलंपिक चैम्पियन भी रही है, वर्ल्ड चैम्पियन भी रही है, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की चैम्पियन भी रही है और एशियन चैम्पियन भी रही है। लेकिन आज बदकिस्मती से पाकिस्तान की टीम के पास कोई एजाज़ नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी एक हकीकत है कि दुनिया एक हॉकी की जो बड़ी टीमें हैं
वो जो है उस यकीनन उन्होंने भी वर्ल्ड कप, ओलंपिक और दूसरे गेम्स जीते हैं, लेकिन जो परसेंटेज पाकिस्तान की है कामयाबी की, वो उन दूसरी टीमों की अभी भी नहीं है। पाकिस्तान हॉकी टीम में बड़ा पोटेंशियल है, और अब जो मौजूदा हॉकी टीम है जो अम्माद भट्ट की क़यादत में इस वक्त खेल रही है, वो टीम हमने देखा कि काफ़ी अरसे के बाद उसकी परफॉर्मेंस जो है निस्बतन बेहतर रही है। लेकिन अभी भी पाकिस्तान की टीम को, अगर दुनिया हॉकी की बड़ी टीमें हैं जो रैंकिंग में हॉलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, बेल्जियम है, इंग्लैंड है, अगर उनके ख़िलाफ़ हमें कम्पीट करना है तो उसमें जो है हमारी टीम की जो है फ़िज़िकल फ़िटनेस का लेवल जो है और बेहतर होना चाहिए, उनका स्टेमिना बहुत और बेहतर होना चाहिए। और अगर ये सारी चीज़ें होंगी और उसके साथ साथ जॉब और कैरियर होगा, अगर ज़ाहिर है खिलाड़ियों को मतलब उनका ब्रेड एंड बटर जो पैसा अगर उन्हें मिले जिससे वो अपना किचन आबाद कर सकें और ख़ास तौर से अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकें, तो ज़ाहिर है वो पुरसुकून अंदाज से पाकिस्तान की टीम के लिए गिरा कदर कारनामे अंजाम दे सकते हैं। अरशद नदीम की तो हम बात ही करेंगे ही, इसलिए कि उनका कारनामा एक ऐसा है, जैसा मैंने पहले बताया कि राशिद कुरैशी साहब, जिनका एथलेटिक्स में एक बहुत बड़ा नाम है, और उनके साथ सुमैया मोहम्मद रफ़ीक साहिबा जो हैं, जिनका बॉक्सिंग में काफ़ी नाम है और इस वक्त कोचिंग कर रही हैं, तो इन दोनों शख्सियात से बात करेंगे। सबसे पहले राशिद कुरैशी साहब, बात शुरू करते हैं यहाँ से। पहला सवाल तो यही बनता है कि अरशद नदीम ने जो एक कारनामा अंजाम दिया है पाकिस्तान की 77 साल तारीख में, और पाकिस्तान की 25 या 24 करोड़ की आबादी में वाहिद एक ऐसा प्लेयर निकला जिसने इंडिविजुअल कैपेसिटी में ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया। हालांकि इससे कबल दो ऐसे खिलाड़ी हैं 1960 के रोम ओलंपिक में, मोहम्मद बशीर, जिन्होंने रेसलिंग में 73 केजी में ब्रॉन्ज मेडल लिया था, और इसी तरह 1988 के सोल ओलंपिक में हुसैन शाह ने भी ब्रॉन्ज मेडल लिया था। ये दोनों खिलाड़ी ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने में कामयाब रहे थे, लेकिन लकीली अरशद नदीम जो है वो वाहिद हैं पाकिस्तान की जानिब से जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। तो ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है पाकिस्तान के लिए, बहुत बड़ी कामयाबी है। क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया रियाज भाई, आपने ज़बरदस्त अंदाज में अरशद नदीम की परफॉर्मेंस को सराहा। मैं ये सिर्फ गोल्ड मेडल नहीं है, ये 118 साल पुराना। अब आप ये देखिए कि एक गोल्ड मेडल होना और एक नए रिकॉर्ड के साथ, और इतना बड़ा रिकॉर्ड, और ये पूरी कौम, मैं दोस्तों से कहता हूँ कि उस वक्त ऐसा फील हो रहा था कि सिर्फ अरशद नदीम विक्ट्री स्टैंड पे नहीं चढ़ा, पूरी कौम विक्ट्री स्टैंड पर थी। एब्सोल्युटली, जो फीलिंग थी हमारी, अच्छी बात कही आपने, जो हमारी फीलिंग थी, तो बहैसियत कौम, हमारी पूरी कौम विक्ट्री स्टैंड पर थी। तो जितना उसको सराहा जाए, जितना उसको मतलब बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है, वी हैव नो वर्ड्स। और हम उनसे मुस्तकबिल में इस और भी मज़ीद उम्मीदें हैं कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड करें इंशाल्लाह। अच्छा सुमैया, आप ये बताइएगा कि आपने अपना जो बॉक्सिंग का करियर था वो कहाँ से शुरू किया और किस तरह से आप बॉक्सिंग में आई? अब तो माशाल्लाह आप कोच हैं, और आप जो है दुबई में भी एक जो इवेंट हुआ था उसमें आपने पार्टिसिपेट किया था बहैसियत प्रोफेशनल बॉक्सर। तो ये बताइएगा कहाँ से आपने अपना करियर शुरू किया? मैंने बॉक्सिंग, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू, आपने मुझे इस चैनल में इनवाइट किया। मैंने बॉक्सिंग का करियर 2017 में स्टार्ट किया था, दिसंबर के महीने में। तो वहाँ से मैं, उस टाइम मेरा वेट बहुत ज़्यादा था। फर्स्ट मैंने अपना वेट लूज़ किया, 75 kg मेरा वेट था। तो फर्स्ट मैंने अपना वेट लूज़ किया, इसके बाद मैंने बॉक्सिंग का फील्ड चूज़ किया। मैंने कहा मैं बॉक्सिंग करूँगी, क्योंकि मेरी जो सिस्टर्स हैं वो भी बॉक्सर थी, नेशनल प्लेयर थी, ठीक है। तो मैंने उनको देख के मैं बहुत खुश हुई, मैं प्राउड फील कर रही थी, क्योंकि मेरे सिस्टर भी बॉक्सर थे। तो वही मुझे बोले कि चलो आप भी, तो उनके साथ मैं भी चलने लगी। मैंने बॉक्सिंग तभी स्टार्ट किया। फर्स्ट मेरा गेम जो था वो सिंध गेम था, एक सीनियर प्लेयर के सामने। तो अल्हम्दुलिल्लाह बराबर का गेम था हमारा। इसके बाद मैंने छोटे छोटे इवेंट्स में हिस्सा लिया, छोटे छोटे गेम्स किए मैंने। फिर इसके बाद क्लब के ज़रिए मैं दुबई में गई थी खेलने के लिए। तो हमारा फेडरेशन यही बोलता है कि मतलब आप इंटरनेशनल तो हो, लेकिन फेडरेशन के थ्रू आप नहीं गई हो, आप क्लब के थ्रू गई हो। तो इसके अलावा बाकी गेम भी मैंने किए हैं, मैं विन भी हुई, मैं रनर भी हुई, मुझे ब्रॉन्ज भी मिले, सिल्वर भी मिले। तो काफ़ी गेम्स में मैंने हिस्सा लिया है। अच्छा देखें राशिद भाई, प्रोफेशनल की अपनी एक अहमियत है, एमेचर की अपनी एक अहमियत है, और दोनों को रिकग्नाइज़ किया जाता है। क्या कहेंगे? जी आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अब देखिए ना, एमेचर
इतना पीछे रह गया इस मामले में कि पैसा इतना इन्वॉल्व हो गया बॉक्सिंग में प्रोफेशनल फाइट्स की तरफ। अब ओलंपिक्स से बॉक्सिंग को हटाया जा रहा है। आप एमेच्योर की अहमियत को नहीं कर सकते। हाँ, आप इनकी बात दुरुस्त है, जो प्रोफेशनल खेल लेते हैं उन्हें एमेच्योर तस्लीम नहीं करते, तो वो फिर प्रोफेशनल ही कहलाते हैं। तो ये कन्फ्यूजन क्या, मगर आपको पता है कैरियर पैसा हर एक के लिए ज़रूरी है, तो प्रोफेशनल में पैसा बहुत इन्वॉल्व है, मगर बहुत इतना ही कम्पिटिटिव भी है, प्रोफेशनल ज़्यादा कम्पिटिटिव है। अच्छा, मैं जेवलिन थ्रो की तरह आता हूँ। मैं देख रहा था कि ये जो हम बात करते हैं ना, जो ये इसे क्या कहते हैं आप, जेवलिन कहा जाता है। जेवलिन, तो ये जो है 2.5 मीटर मतलब ये लंबी होती है, यानी 8 फीट 2 इंच के कमोवेश, और ज़ाहिर है वुड और मेटल की ये बनी हुई होती है। तो ये 260 सेंटीमीटर से लेकर 270 सेंटीमीटर तक होती है मर्दों के लिए, और ख़वातीन के लिए जो होती है 220 से लेकर 230, और इसका जो वेट होता है वो है 800 ग्राम, 1.8। तो अच्छा, 800 ग्राम। चूँकि ज़ाहिर है आपने तो पूरा मतलब 10-20 साल 80s और 90s में माशाल्लाह आप ज़बरदस्त एथलेटिक्स किया करते थे। तो ये बताइए कि ये जो मतलब एथलीट्स होते हैं, या जैसे अरशद नदीम की हम बात कर लें, तो ये इस तरह के जो खिलाड़ी हैं जो इंटरनेशनली ज़ाहिर उन्होंने अपने आप को साबित किया है, आप क्या समझते हैं कि खिलाड़ी की या जो एथलीट होता है उसकी फिज़िक होती है, फ़िज़िकल फिटनेस होती है, या मतलब क्या उसकी ट्रेनिंग होती है? क्या ये कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से एक खिलाड़ी जो है इंटरनेशनली इतनी रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रहता है? इसके दो पार्ट हैं। फिज़िकल फिटनेस, ट्रेनिंग। ठीक, इसके दो पार्ट हैं। एक अब इसका 800 ग्राम वेट होता है और ये सिल्वर का मटेरियल होता है। पहले इसका वेट बैलेंस हुआ करता था, जी। फिर जब ज़्यादा दूर जाने लगा तो फिर उसका वेट आगे ट्रांसफ़र किया नोक की जानिब। ख़वातीन का 600 ग्राम वेट है जेवलिन का। जी। और जहाँ तक रही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एबिलिटी। आप थ्रो तो हर कोई कर रहा होता है, बट एबिलिटी डज मैटर। और फिर एबिलिटी के वक्त टेक्निकल चीज़ है, उसमें 3 चीज़ें काउंट होती हैं: स्पीड ऑफ थ्रो, हाइट ऑफ थ्रो और एंगल ऑफ थ्रो। ये तीनों चीज़ें सही एग्जीक्यूट होती हैं, डेवलप्ड होती हैं और फिर एग्जीक्यूट होती हैं, तो उसके बाद ही आप अपने मैक्सिमम नतीजे हासिल करते हैं। हाँ, फिटनेस डज मैटर। आपको फिज़िकली क्विक होना पड़ता है, आपकी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, आपको एजाइल होना चाहिए, क्योंकि आप जो मोमेंटम गेन करते हैं वो ताकत के ज़रिए और रफ्तार के ज़रिए कन्वर्ट होता है आपके इम्प्लीमेंट यानी जेवलिन में। तो ये इट्स वेरी टेक्निकल इवेंट। तो मैंने पहली बात की कि आखिरी जो चीज़ होती है वो स्पीड ऑफ थ्रो, हाइट ऑफ थ्रो एंड एंगल ऑफ थ्रो, ये 3 चीज़ें मैटर करती हैं। अच्छा सुमैया, ये बताइएगा कि आपने जो पार्टिसिपेशन की, जब आप आई पहली मरतबा, तो कहाँ मतलब आपने पार्टिसिपेट किया, किस के ख़िलाफ़ किया और कहाँ आपको बड़ा अच्छा लगा? अब तो खैर आप कोचिंग कर रही हैं, उस पर भी आएंगे हम, ये बताइएगा। हाँ, मैंने पार्टिसिपेट किया। मैंने आपको बताया, मैं फर्स्ट मेरा जो गेम था, जो मैं डायरेक्ट सीनियर गेम में आ गई, क्योंकि मेरे वेट सीनियरों का था। तो मैं फर्स्ट सिंध गेम में मैंने पार्टिसिपेट किया। इसके बाद फिर छोटे छोटे गेम्स में हम लोगों को हिस्सा दिलाया गया। हम लोगों ने छोटे छोटे गेम्स किए। फिर इसके बाद मैं डायरेक्टली दुबई में गई। मतलब 5-6 गेमों के बाद मैं डायरेक्टली दुबई में, क्योंकि मैं अपने क्लब में हाई लेवल पे जा रही थी। मैं जितना स्पीडी से मेरी ट्रेनिंग हो रही थी, जितनी स्पीडी से मैं हर चीज़ में तेज भी हो रही थी। घर वाले मना नहीं करते थे? ख़वातीन का तो बॉक्सिंग में मतलब आना जो है बड़ी मतलब जीदारी की बात है। ऑफ कोर्स घर वाले मना करते थे, लेकिन मेरे अब्बू की सपोर्ट की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। माय फादर एंड मदर सपोर्ट मी। वो हमेशा यही कहते हैं कि सिर्फ लड़के ये सब नहीं करते हैं, लड़कियाँ भी कर सकती हैं। तो उन्हीं की सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ पहुँची हूँ। बाकी जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो अलाउ नहीं कर रहे थे, यहाँ तक इलाके वाले भी इश्यूज़ कर रहे थे मेरे ऊपर कि मतलब इतनी बड़ी लड़की है, वो बॉक्सिंग करेगी, हमारा नाम ख़राब है। बहुत सारे मसले पेश हो रहे थे, लेकिन मेरे अम्मी अब्बू की सपोर्ट की वजह से मैं कुछ नहीं बोलती, क्योंकि वही मुझे हर जगह पुश कर रहे थे। तो उन्होंने ही मुझे सपोर्ट किया और यहाँ तक मैं पहुँची हूँ। अच्छा राशिद भाई, ये बताइएगा कि ज़ाहिर आप कराची यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं, काफ़ी आपका एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, एक्सपर्टीज़ हैं। हायर एजुकेशन कमीशन जो है कितना मतलब अच्छा किरदार अदा कर रहा है कि आपकी जो खेलों की मतलब तरक्की के लिए? और मैं देखता हूँ कि मतलब ये कि हायर एजुकेशन कमीशन जो है उससे ज़ाहिर है आपका ताल्लुक़ है। देखिए, हायर एजुकेशन कमीशन
इस वक्त प्राइम मिनिस्टर यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मुल्क भर की कोई 16 यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ मेगा प्रोजेक्ट के ज़रिए फैसिलिटीज़ डेवलप हो रही हैं। कराची यूनिवर्सिटी को भी नेशनल फुटबॉल एकेडमी मिली है और वहाँ प्रोसेस में वहाँ पर बन रहा है सारा, फीफा अप्रूव टर्फ बिछाई जा रही है। और इसके अलावा टैलेंट हंट प्रोग्राम भी प्रोसेस में है, उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश बहुत है। उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हल तलब भी हैं और जहाँ मशवरा तलब भी हैं। लेट्स सी, सब मिलजुल के कर रहे हैं। हाई होप्स हैं कि इंशाल्लाह उसके नतीजे अच्छे रहेंगे। अच्छा, चूँकि अरशद नदीम की परफॉर्मेंस जो है ताज़ी है, ये बताइएगा अरशद नदीम को आप कब से जानते हैं? जानता तो काफ़ी पहले से हूँ, लेकिन मैंने 6 साल पहले ये एक प्रेडिक्ट किया। मैं कोयटा ग्लैडिएटर्स से मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक है। पिछले 9 के 9 सीज़न में मैं उनके साथ हूँ। तो आई रियली वांट हिम टू ब्रिंग हिम एज ए ब्रांड एम्बेसडर। तो उस वक्त मैं पहले भी बताया मैंने कि जी उस वक्त हालात ऐसे हो गए कि बहुत क्लोज था टूर्नामेंट, तो चीज़ें मैच्योर नहीं हुई। फिर उसके बाद और मैं कहता था, ये हमारा पूरा स्टाफ गवाह इस बात का, नदीम उमर भाई भी, हसन उमर भाई भी, नबील हाशमी, फराज, सब, आज़म खान भाई। तो मैंने कहा देखें ये क्या चीज़ बनेगा आप लोग को नहीं अंदाज़ा, लोग भागेंगे इसके पीछे। और उस वक्त मैं क्या कह सकता हूँ कि उस वक्त चीज़ें मैच्योर नहीं हुई। फिर दोबारा कोशिश की गई टोक्यो ओलंपिक के बाद। नदीम भाई वाज वेरी इंटरेस्टेड क्योंकि नदीम भाई खुद भी जेवलिन थ्रो रहे हैं और ये बॉलर भी बहुत अच्छे रहे हैं। जी। क्रिकेट देखें, जो जेवलिन थ्रो होगा बॉलर तो होगा ही, और जो बॉलर होगा उसको ज़्यादा एडवांटेज है। सही। खैर, तो आप क्या समझते हैं, सही है जेवलिन थ्रो में? बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। बिकॉज एक चीज़ है, मैंने अभी टेक्निकल बात की थी, हाइट ऑफ थ्रो। एक आम आदमी से इनका रिलीजिंग एंगल ऊपर है, तो उसका एडवांटेज तो ओवरऑल जाएगा ही जाएगा। बिल्कुल ठीक है, तो वो एक एडवांटेज है। और खैर उसके बाद जनरल अकरम शाही साहब कराची तशरीफ़ लाए, नदीम उमर साहब से उनकी मीटिंग भी कंडक्ट हुई। बस उस वक्त उन्होंने कुछ शराइत इस तरह की रख दी। नदीम उमर भाई कह रहे थे जी ये टोक्यो हो गया, पेरिस ओलंपिक्स तक सब मैं करूँगा, सही, जितना खर्चा होगा। और उनकी तरफ से एक शर्त क्या आ गई उनके सेक्रेटरी साहब जफ़र साहब से कि जी आप ऐसा करें तो हमें नेशनल चैम्पियनशिप एथलेटिक्स की करवा कर दें, और आप पैसा इनको नहीं दें, हमें दें, हम खुद करेंगे। वेरी गुड। तो वो कुछ चीज़ें वो थोड़ा सा मतलब जो चीज़ें देना चाह रहे थे एक्सीड डिमांड आ गई थी। तो वो उस वक्त अरशद नदीम का थोड़ा बात नहीं बन पाई। लेकिन हाँ, मुझे इतना इल्म है कि कुछ ना कुछ नदीम भाई चूँकि जो कुछ करते हैं बताते नहीं हैं। सही। तो एक बन गया था सिलसिला। अब नदीम भाई ने किस मौके पे कितना सपोर्ट किया मुझे पता। बहरहाल जनाब, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, और हमारे साथ मौजूद हैं राशिद कुरैशी साहब और उनके साथ हैं सुमैया मोहम्मद रफ़ीक साहिबा। ब्रेक से वापस आते हैं और गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। टेक ए ब्रेक। कहते हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं राशिद कुरैशी और सुमैया मोहम्मद रफ़ीक साहिबा। जैसा कि हम प्रोग्राम हमारा चल रहा था, मैंने बताया कि हमारे अरशद नदीम ने जो कारनामा अंजाम दिया है, जिस तरह से क्रिकेट में इस वक्त हमारी टीम बांग्लादेश के ख़िलाफ़ खेल रही है, और हॉकी जो है हमारी टीम जो है इस वक्त एशियन चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की तैयारी कर रही है। तो हम इस पे हमने बात भी की है और आगे भी बात करेंगे। लेकिन मैं यहाँ सुमैया साहिबा की तरफ आता हूँ। सुमैया, ये बताइएगा कि हमारी जो ख़वातीन खिलाड़ी हैं या हमारी जो बच्चियाँ हैं स्कूल कॉलेजेस की, आप ज़ाहिर है इस वक्त कोचिंग कर रही हैं, क्या समझती हैं आप? पूरे पाकिस्तान में जाती हैं, हमारी लड़कियाँ बॉक्सिंग में कितनी दिलचस्पी ले रही हैं?
हमारे यहाँ गर्ल्स जो हैं बॉयज़ क्लासेस से स्टार्ट है, क्योंकि वहाँ पे वेट कैटेगरी भी देखी जाती है और एज कैटेगरी भी देखी जाती है। ठीक है। तो हमारे यहाँ गर्ल्स जो हैं तकरीबन काफ़ी भी गर्ल्स जो हैं इंटरनेशनल लेवल तक भी पहुँच गई हैं, एशियन गेम तक भी पहुँच गई हैं। वो बहुत इंटरेस्टेड हैं, वो चाहती कि और मज़ीद ओलंपिक लेवल तक वो जाएँ। हमारे गर्ल्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं। यूथ लेवल भी है हमारे पास, सीनियर लेवल, जूनियर लेवल, ये सारे गर्ल्स माशाल्लाह बहुत इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि मैं खुद भी उनको लीड कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ, मैं ओवरऑल क्लबों की, सिंध की ओवरऑल क्लबों की कोच हूँ। मैं सारे गर्ल्स को लीड कर रही हूँ और मैं खुद भी देख रही हूँ माशाल्लाह बहुत इंटरेस्टेड है बॉक्सिंग में। अच्छा, असगर बलोच साहब, ज़ाहिर है वो खुद भी उनका मतलब बॉक्सिंग से ताल्लुक़ रहा है, वो आजकल प्रेसिडेंट हैं, तो क्या समझती हैं किस तरह से मतलब आप मुतमईन हैं, मतलब जो आप जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं? असगर बलोच साहब आप हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, असगर से हम लोग बहुत मुतमईन हैं, क्योंकि वो सपोर्ट भी हमें करते हैं। सपोर्टर मैन है वो बहुत, तो वो बहुत सपोर्ट करते हैं हमें हर चीज़ में। अगर कोई चीज़ में, अगर घर में भी कोई मसला हो, कुछ भी हो, या गर्ल्स के साथ कोई मसला हो, मैं उनको फ़ौरन कॉल करती हूँ, तो वो बहुत सपोर्ट करते हैं इन मामलों में। अच्छा, सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल हैं अहमद अली राजपूत साहब, क्या समझती हैं वो जिस तरह से यहाँ पे मतलब गेम्स वगैरह होते रहे हैं, उनको मतलब किस तरह से वो आपके साथ कोऑपरेट करते हैं, किस तरह से? वो बाकायदा आते हैं, मीटिंग्स होती हैं सर असगर के साथ उनकी, तो वो मीटिंग्स में सारी चीज़ों के मामले में सर डिस्कस करते हैं वो मिलके। फिर इसके बाद वो बैठते हैं एक दूसरे के साथ। वो सपोर्टर हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं प्लेयर्स को। मैंने खुद भी उनको पर्सनली देखा है कि वो बहुत सपोर्ट करते हैं। अच्छा राशिद भाई, आप ज़ाहिर है साबिक इंटरनेशनल एथलीट हैं और मतलब बहुत कम ऐसी मिसालें हैं कि हस्बैंड और वाइफ जो है एक ही खेल से ताल्लुक़ हो। तो हमारी भाभी जो है, हमने देखा कि 90s में और 2000 में वो भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही थी, और आप भी। तो बहुत कम हमने ऐसे लोगों को देखा। एक आलिया रियाज साहिब हैं, उनके हस्बैंड जो है क्रिकेटर हैं, और एक दो और मतलब मिसालें दी जा सकती हैं। हॉकी में भी मतलब ऐसा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि मतलब ये कितना अच्छा होता है, और कहाँ से मतलब ये सिलसिला शुरू हुआ उनका भी और आपका भी एथलेटिक्स में? ये हम लोग मेरा ताल्लुक एथलेटिक फिटनेस स्कूल से रहा। तालिब साहब हमारे कोच हुआ करते थे, और मेरे एक और कोच थे शकील पॉल, उनका ताल्लुक भी एथलेटिक फिटनेस स्कूल से था। वहाँ से हम सब ये हमारी जूनियर एथलीट्स थी। दूसरा है कि जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, टूर साथ हो रहे होते थे, एक हमारी ज़हनी हमांगी थी, और बहुत फ़ायदा है आपका सेम फील्ड में होना। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी थिंग रिगार्डिंग द प्रोफेशन। तो आप हमेशा कंफर्ट जोन में रहते हैं कि अगर इन केस इफ़ आई एम गोइंग इन अ टूर, तो मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसको भी पता है कि प्रोफेशनल कमिटमेंट है, मुझे भी पता है उनका कमिटमेंट है। तो और दूसरा मुझे तो सबसे बड़ी चीज़ है, घर के एनवायरनमेंट में बड़ा फ़ायदा होता है। बच्चों की एक हेल्थ है, मतलब घर में एक हाइजेनिक हेल्दी एक्टिविटीज़ के साथ परवरिश होती है। वो सब चीज़ें हमारे इंटरेस्ट कॉमन है। हम लोग स्पोर्ट्स चैनल्स को एंजॉय करते हैं, स्पोर्ट्स की चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो घर में एक ऐसी चीज़ होती है कि ज़हनी हमांगी, प्रोफेशनल हमांगी, तमाम चीज़ें घर ही में मौजूद होती हैं। तो आप you will get the good friend in your home. तो आई एम वेरी लकी दैट आई हैव अ वेरी गुड फ्रेंड इन माई होम। तो हम लोग सारी चीज़ें स्पोर्ट्स के साथ ही डिस्कस करते हैं। माशाल्लाह। तो कहाँ से आपने मतलब ये करियर शुरू किया? वैसे तो हम लोग कराची यूनिवर्सिटी में एक साथ होते थे, जाहिर है जी। हम हॉकी में होते थे, तो आप एथलेटिक्स में होते थे। तो वो ज़माना भी बड़ा मतलब एक बड़ी एक्टिविटीज़ हुआ करती थी। तो कहाँ से किस तरह से शुरू किया आपने? ये मेरे आई वाज यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, बट बस एक चीज़ थी कि मैं फ़िटनेस ट्रेनिंग में एथलीट्स के साथ करता था, और मुझे पता ही नहीं चला मैं कब मैं एथलीट बना। तो हम इंटर कॉलेजिएट हो रहे थे, तो ये कॉलेज के हमारे डायरेक्टर फिज़िकल एजुकेशन थे सरवर अली साहब, अल्लाह उन्हें गरी की रहमत करे, बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने कहा ये मुकाबले हो रहे हैं, चलो जी। हम चले गए। तो बहरहाल पता चला मैंने पहली बार ही पार्टिसिपेट किया और 3 इवेंट्स में सेकंड हो गया। और उसी वक्त बोर्ड की टीम अनाउंस हुई, बोर्ड की टीम में आ गई। मैंने कहा ये अच्छा खेल है, हम तो क्रिकेट में इतनी मेहनत करते रहते हैं। तो बस वहाँ से एक सिलसिला शुरू हुआ, फिर पलट के नहीं देखा। फिर विक्ट्री स्टैंड्स पे रहा, चाहे कराची बोर्ड का हो, चाहे यूनिवर्सिटीज़ का हो। और वो जो आप जापान गए थे, जापान में जो आपने पार्टिसिपेट किया था वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, मेरे इन एथलेटिक्स 1995 नेशनल गेम्स में मेरा ब्रॉन्ज मेडल हुआ, और मैं पाकिस्तान के विक्ट्री स्टैंड पे हुआ। उस वक्त HEC का पहला वो एक ही एथलेटिक्स का मेडल था जो मेरा था। और मैं भी नया डिकैथलॉन शुरू किया था।
तो अच्छा, मैं जब तक अपने कैरियर में रहा हमेशा पाकिस्तान के विक्ट्री स्टैंड पे रहा। तो बस वो मेडल एक हुआ और उसके बाद वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए नॉमिनेशन हो गई। ये ओलंपिक्स के बाद दुनिया के सबसे बड़े खेल हैं और तकरीबन वही एथलीट जो ओलंपिक्स खेल रहे होते हैं वही वहाँ मौजूद होते हैं। तो मैं जापान में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। फिर उसके अलावा इंटरनेशनल मीट हुई 2000 में मई में कराची में 8 नेशन थी, उसमें पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, उसमें भी मेडल हुआ। तो बस एक सिलसिला चल पड़ा। लेकिन इसके साथ साथ मतलब मैं कोचिंग की तरफ बड़ी यंग एज में मैं आ गया था। तो बस एथलेटिक्स वट एवर आई एम टुडे, आई एम जस्ट बिकॉज ऑफ द एथलेटिक्स। अच्छा, अभी आपने मोहम्मद तालिब साहब का नाम लिया, वो भी इंटरनेशनल एथलीट रहे हैं और वो कौमी कोच भी रहे हैं। 1982 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसकी हॉकी टीम को भी उन्होंने ट्रेन किया था। फिर 1984 का जो ओलंपिक हुआ था लॉस एंजलिस में उसको भी उन्होंने ट्रेन किया था। और उनके ट्रेन किए हुए काफ़ी जो खिलाड़ी हैं उन्होंने गोल्ड मेडल्स भी मुख्तलिफ इवेंट्स में हासिल किए। आप खुद उसमें फिज़िकल जो फिटनेस स्कूल है उसमें रहे। और मैं अभी भी देखता हूँ माशाल्लाह तालिब साहब अभी भी जो है वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो उनके जो कारनामे हैं और उनकी जो मतलब खिदमात हैं, उनकी जो एक्सपर्टीज़, एक्सपोजर और एक्सपीरियंस है तो वो बड़ा बेमिसाल है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में ऐसी बहुत कम शख्सियात हैं जिन्होंने अपने आप को ना सिर्फ अभी तक माशाल्लाह फिट रखा हुआ है बल्कि वो पूरी तरह से इन्वॉल्व भी हैं और उनके नतीजे में हमने गोल्ड मेडल्स भी इस मुल्क के लिए हासिल किए हैं। क्या कहेंगे? जी, लिविंग लेजेंड है, लिविंग लेजेंड है। प्रेसिडेंशियल अवार्ड प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है जी। और उनकी इतनी सर्विसेज हैं स्पोर्ट्स के लिए और मतलब आपके पास अल्फाज कम पड़ जाएंगे। तालिब साहब एक अजीम शख्सियत है और कोई माने ना माने, मेरा ख्याल है हर कोई मानेगा कि जो भी बड़ा एथलीट निकला वो उनके पास से निकला। अब कुछ बच्चे हैं जो आ रहे हैं दूसरी जगहों से, जैसे मोहित बलोच है, माशाल्लाह इज वंडरफुल एथलीट। अब से वर्ल्ड गेम्स में गोल्ड मेडल लिया और एक सिल्वर मेडल भी लिया। अब जो बच्चे कुछ नेशनल कोचिंग सेंटर से अच्छे आ रहे हैं। लेकिन जनरली कराची के जितने टॉप एथलीट्स हैं उसमें तालिब साहब को क्रेडिट ज़्यादा है। अच्छा सुमैया, ये बताइएगा कि एक अच्छी बॉक्सर बनने के लिए ख़ास तौर से हमारी बच्चियां जो आ रही हैं, लड़कियां आ रही हैं, उनको क्या करना चाहिए? ज़ाहिर है आप कोच हैं, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से इस चीज़ को समझती होंगी। और उनके जो बच्चियां आना चाहती हैं बॉक्सिंग में, वैसे तो बड़ा सख्त जान खेल है और इसमें बड़ी हिम्मत की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता कि माँ बाप जो है इसकी इजाज़त देते होंगे, और अगर जो देते होंगे तो उनका भी मतलब बड़ी बात है। तो किस तरह से मतलब वाकई लड़कियां इसमें आ रही हैं, या जाहिर है कि जो जैसे आप खेल रही हैं आपकी कोई मतलब ख़ानदान में कज़न में तो आपको देख के उनको शौक हुआ, या वाकई लड़कियां आ रही हैं? क्या है, किस तरह से और किस चीज़ की ज़रूरत है अच्छी बॉक्सर बनने के लिए? हमारे यहाँ गर्ल्स जो बहुत सारे हैं वो फिटनेस भी कर रही हैं, ट्रेनिंग भी कर रही हैं, लेकिन उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वैसे तो बोलते हैं बॉक्सिंग जो है सबसे हार्ड गेम है, ओलंपिक में सबसे हार्ड गेम बॉक्सिंग की, क्योंकि उसमें पंचेस यूज़ होते हैं। तो इसी वजह से गर्ल्स जो हैं, काफ़ी गर्ल्स हैं वो मम्मी डैडी टाइप के भी गर्ल्स हमारे पास है, ना कि बस सारे अच्छे हैं, कुछ ऐसे भी गर्ल्स हैं। लेकिन मसला सबसे बड़ा ये, उनके लिए अच्छी सी फूड होनी चाहिए। फूड वो अच्छा सा अगर खाएंगे, ग़िज़ा उन्हें अच्छी सी मिलेगी, उनकी डाइटिंग अच्छी होगी, और इसके अलावा वो फ्रेश माइंड होके आएंगी, अपनी सारी चीज़ फोकस बॉक्सिंग को देंगी, एजुकेशन को भी देंगे फोकस, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनके लिए फूड होगा। अच्छा, ये बताइए कि जो एसेसरीज होती हैं उसकी कितनी अहमियत होती है एक अच्छी ट्रेनिंग के लिए? जैसे कि हम जानते थे कि अरशद नदीम जिन्होंने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, एक हालांकि इंटरनेशनल लेवल पे वो इंट्रोड्यूस भी हो गए थे, उनकी पार्टिसिपेशन भी बड़े टूर्नामेंट्स में थी, उनकी परफॉर्मेंस भी बेहतर हो गई थी, लेकिन उनको उस तरह की मतलब ट्रेनिंग भी नहीं मिल सकी और वो इंस्ट्रूमेंट या एसेसरीज़ नहीं मिल सकी जो उस खेल के लिए ज़रूर होती हैं। तो वो कितना अहम किरदार अदा करती हैं? ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है हर बॉक्सर के लिए, हर प्लेयर के लिए। हम खुद भी उनको जब इंटरनेशनल नेशनल लेवल में वो बच्चे जाते हैं, हम खुद भी उनको कोचेस के साथ मिलकर, ओलंपिक लोगों के साथ मिलकर उनको प्रोवाइड करते हैं सारी चीज़ें। और इसके अलावा अभी हमारे पास लीग चल रहा है, कराची पेयर प्लेयर लीग चल रहा है, तो उसमें भी काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं जो गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, वो हिस्सा ले रहे हैं। बाकायदा मैं खुद जाती हूँ गर्ल्स की वेट लेने के लिए, मैं खुद वेट भी लेती हूँ गर्ल्स की, मैं उनके गर्ल्स का वेट भी लेती हूँ, बाद में उनके लिए मैं कोऑर्डिनेटिंग भी खुद ही करती हूँ। जब बड़े गेम होते हैं तो वहाँ पे मुझे बाकायदा विंग पे चढ़ते हैं कोचिंग के लिए, तो मैं ये भी करती हूँ बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए। और मैं खुद भी कैपेटी की कोच रह चुकी हूँ नेशनल की, मैं सिंध गेम में भी कोच रह चुकी हूँ, मैं
रेंजेस के गेम में भी कोच रह चुकी हूँ। तो मैं इन चीज़ों में भी बच्चियों को ख्याल करती हूँ, देखती हूँ। यहाँ तक कि अगर सिर्फ कराची में नहीं, आउट ऑफ कराची भी अगर हम कहीं जाएँ तो बच्चे हैं बच्चियाँ, तो उनको हम देखते हैं, ख्याल करते हैं, और उनकी हर चीज़ के ग़िज़ा से लेकर कपड़ों तक, किट वगैरह हर चीज़ हम खुद उनको अच्छा, वैसे तो हम ब्रेक पे जा रहे हैं, लेकिन मुख्तसर सा जवाब दीजिएगा कि आप जिन लड़कियों को ट्रेन कर रही हैं उनसे उम्मीद है कि मुस्तकबिल में वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगी किसी इंटरनेशनल इवेंट में? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है। माशाल्लाह वो गोल्ड मेडलिस्ट हो चुकी हैं अभी। वेरी गुड, ज़बरदस्त। हमारे साथ मौजूद हैं सुमैया मोहम्मद रफ़ीक और राशिद कुरैशी साहब, और यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक पे जाते हैं और जैसे ही वापस आएंगे एक मतलब फिर इस सिलसिले को यहीं से शुरू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक इंटरनेशनल एथलीट राशिद कुरैशी साहब और उनके साथ साथ प्रोफेशनल बॉक्सिंग कोच सुमैया मोहम्मद रफ़ीक साहिबा। राशिद कुरैशी साहब, ये बताइएगा कि जो मतलब जिस ज़माने में आप ट्रेनिंग किया करते थे उस ज़माने में फैसिलिटीज़ जो थी एक एथलीट को, वो बिल्कुल सही थी, या अब आप समझते हैं कुछ तरक्की हुई है, या हम पीछे की तरफ जा रहे हैं? वो एसेसरीज़, वो चीज़ें हमारे एथलीट्स को मैसर हैं, और ग्रास रूट लेवल पे इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखिए, फैसिलिटीज़ तो इसमें कोई शक नहीं कि हमें ना सिर्फ एथलेटिक्स, तकरीबन तमाम खेलों का फैसिलिटीज़ के हवाले से हमेशा से एक प्रॉब्लम रहा है। आप ये सोचिए कि 3 करोड़ की आबादी है कराची की, और एक ट्रैक है नेशनल कोचिंग सेंटर का, वो भी एक्सपायर्ड है, और उस पर भी ट्रेनिंग करके बच्चे मेडल लेकर आ रहे हैं। तो फैसिलिटीज़ की तो ज़रूरत है, बहुत अशद ज़रूरत है, और बहुत मैटर करता है परफॉर्मेंस में एसेसरीज़ का, फैसिलिटीज़ का होना, तो वो उसकी ज़रूरत है। हाँ, पहले आपके इल्म में कोचिंग सेंटर का ट्रैक वो मट्टी का होता था जी, अब टॉटन ट्रैक, अब टॉटन ट्रैक है, लेकिन वो एक्सपायर्ड हो चुका है, तो ज़रूरत है उसको रिप्लेस करने की। कई बार अनाउंस हुआ लेकिन अभी हुआ नहीं। ये तो ये फंड्स वगैरह जो एलोकेट होते हैं वो कहाँ, वो मतलब ये कि इस्तेमाल नहीं होते, क्या होता है? इस्तेमाल होते हैं, लेकिन मैं आज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से एक ऐसी अजीब सी बात करने जा रहा हूँ। करें, बिल्कुल करें। NID के ट्रैक आप देखिए, सिंध में 3, हैदराबाद स्कूल में पब्लिक स्कूल में एक ट्रैक बिछाया गया, मीरपुर खास में बिछाया गया। ये आपको मैं बड़ी अजीब सी और ब्रेकिंग बात बता रहा हूँ, मैं अपने सर्कल्स में करता हूँ। ये करोड़ों रुपया सिंध गवर्नमेंट का बर्बाद कर दिया गया। अच्छा, आप इन ट्रैक्स तो पर, इसका जिम्मेदार कौन है? असल में बर्बाद हुआ किस तरह हो, असल सवाल है कि ट्रैक तो बेहतरीन लगा हुआ है, सही, ओलंपिक स्टैंडर्ड का। आपने टोटल ट्रैक के बीच में सिंथेटिक फुटबॉल फील्ड डाल दी। सही, कहाँ करेंगे जेवलिन, कहाँ करेंगे डिस्कस, कहाँ तक करेंगे हैमर, कहाँ करेंगे शॉटपट? ट्रैक ये टेक्निकल मिस्टेक है, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। और NID का तो जेवलिन का एरिना ऐसा बनाया है कि अरशद नदीम थ्रो करे, जो 6 थ्रो करेगा 6 के 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड होंगे। अब अजीब सी बात है ना, आप इस तरह समझ लीजिए कि थ्रोइंग एरिना से और जहाँ लैंड करेगा जेवलिन, उसमें इतना फ़र्क है कि आपकी टेबल छोटी है, यानी वो इतनी हाइट से लैंड पर थ्रो करना है उन्होंने, तो जेवलिन का डिस्टेंस कहाँ जाएगा? सही, वो तो बिल्कुल इवन होना चाहिए ना। तो उन्होंने बहुत टेक्निकल मिस्टेक से, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कौन एक्सपर्ट्स हैं, किन से राय ली जाती है। और हालांकि बड़े अफसोस के साथ कहता हूँ, NID यूनिवर्सिटी में तो फॉर्मर इंटरनेशनल एथलीट तारिक अली गुजर वाज द डायरेक्टर स्पोर्ट्स। अगर उन लोगों की नाक के नीचे ये चीज़ें हो रही हैं तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन होना तो नहीं चाहिए। लेकिन ये देखें कि अगर
कहीं नहीं है और वहाँ कुछ है, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है कि कुछ चीज़ें मैं नेशनल खेल के लिए स्टेडियम पॉजिटिव में, हैं। आप इस तरह समझिएगा इसको, नेशनल स्टेडियम में जो हमारा स्क्वायर है विकेट्स का, वहाँ बीच में सीमेंट विकेट डाल दें, जी, अब बताएं उसका क्या हाल होगा। 2 विकेट सीमेंट के डाल देना, उसमें कोई मैच हो सकेगा उधर? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आपने ख़त्म कर दिया ना सब कुछ। तो यही कुछ किया गया टॉटन ट्रैक्स के साथ सूबा सिंध में। ये बहुत बड़ा नुकसान है। अच्छा, ये इस वक्त हमारे पूरे मुल्क में कितनी टार्टन ट्रैक हैं, और टार्टन ट्रैक जो है एक रनर के लिए कितनी अहमियत रखती है उसकी ट्रेनिंग को, और रीढ़ की उसके हड्डी एक की। अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए, रीढ़ की हड्डी की। यानी की टू द हार्ट ऑफ एवरीथिंग। यस, से वो मटेरियल है जिस पर आपने नेशनली इंटरनेशनली कम्पीट करना होता है। सेफ है वो, इवन है वो, चाहे वो बारिश हो कुछ हो, आप ट्रेनिंग उस पर कर सकते हैं। सही। जैसे आस्ट्रो ट्रॉफी पे मैच खेल सकते हैं बारिश के दौरान, सब, तो उस पर कोई इशू नहीं है। तो वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि अब अरशद नदीम के इस टाइटल लेने के बाद ऐसे हालात पैदा हुए हैं कि इस तरह का भी एक एरिना बनाया जा सकेगा? अभी तो हमारे मुल्क में ऐसा कुछ नहीं है अरशद नदीम से मुतालिक, जेवलिन थ्रो से मुतालिक। नहीं, एरिनाज है, लाहौर में भी है, इस्लामाबाद में भी है, पेशावर में भी है, एबटाबाद में भी है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है, एरिनाज है। बात ये है कि अरशद नदीम ने जो कारनामा किया ना, मैं एक और चीज़ ऐड करता हूँ। एथलेटिक्स को मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स कहा जाता है। बिल्कुल। तो आप यकीन कीजिए, इस बंदे ने पूरी कौम को ना सिर्फ विक्ट्री स्टैंड पे चढ़ाया, बल्कि खेलों को उसकी माँ से भी मिलवा दिया। बल्कि मैं तो और आगे कहूँगा कि जो कौम बिजली के बिलों से परेशान थी और थोड़ी मतलब है कि मायूसी का भी शिकार थी, तो उसने पूरी कौम को यकजा कर दिया और उसमें एक नई उमंग और एक नई तहरीक पैदा कर दी। जी बिल्कुल, और उसी की वजह से अब ट्रैक एंड फील्ड का खेल, एथलेटिक्स का खेल नई तरक्की, नई राह पर गामजन हो चुका है। और अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ चूँकि परफॉर्मेंस आई है, तो बहुत उम्मीदें हैं कि गवर्नमेंट की सतह पर मज़ीद टॉटन ट्रैक्स लगेंगे, एरिनाज होंगे, बच्चे ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा टैलेंट आएगा, ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, बच्चों के लिए भी, हमारे लिए भी। सुमैया, ये बताइएगा कि जो ज़ाहिर है आपके यहाँ ट्रेनिंग में बच्चियाँ आती होंगी, आप क्या समझती हैं कि जो हमारे तालीमी इदारे हैं, जो स्कूल कॉलेज की जो बच्चियाँ आती हैं, कितना आ रही हैं, परसेंटेज क्या है? मैंने मतलब बहुत लोगों से पूछा है, लेकिन मुझे कोई सही तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका। आप क्या कहेंगी? आपका तो जो एरिना जहाँ बॉक्सिंग की तरबियत देती हैं लियारी में, और लियारी एक ऐसी जगह है, वैसे तो पाकिस्तान के हर शहर और हर इलाके से मतलब ऐसे खिलाड़ी पैदा हुए हैं जिन्होंने दुनियाई खेल में पाकिस्तान का सब जिलाली परचम बुलंद किया, लेकिन लियारी ने बॉक्सिंग में और फुटबॉल में बड़े खिलाड़ी दिए हैं। तो क्या समझते हैं आप? लियारी में तकरीबन बहुत सारे गेम्स भी हैं, सिर्फ बॉक्सिंग और फुटबॉल नहीं है, काफ़ी गेम, जिमनास्टिक वगैरह सब कुछ है। मेरी अपनी दोस्तें हैं, वो जिमनास्टिक कर रही हैं। तो वहाँ पे एजुकेशन के हवाले से मैं अगर बोलूँगी, एजुकेशन भी हासिल की, क्योंकि मैं खुद भी अभी एजुकेशन के थ्रू चल रही हूँ, ना कि मैंने ख़त्म कर दिया है। मैं अभी खुद भी BA पार्ट 2 में हूँ, मेरा कंटिन्यू है, और इसके साथ साथ मैं लैंग्वेज भी कर रही हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज, अमेरिकन। तो मेरे साथ कुछ बच्चियाँ हैं, वो भी पढ़ रही हैं। अभी वो इंटर उन्होंने पास किया। कुछ बच्चियाँ ऐसे जो मैट्रिक लेवल तक अभी पहुँची हैं, जो हमारे इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं, जो ओलंपिक लेवल में जो लड़कियां जा रही हैं, उन्होंने भी इंटर ही किया है। उससे ज़्यादा बच्चे नहीं पढ़ना चाह रही। मैं उनको यही फोर्स करती हूँ, आगे पढ़ने की कोशिश करो। इस वक्त आपके पास कितनी जो ट्रेनिंग के लिए आती हैं लड़कियाँ? तकरीबन हमारे जो जितने भी प्लेयर्स हैं, सिर्फ मेरे क्लब की नहीं, मैं टोटल बताऊँगी, तकरीबन 100 के करीब बच्चियाँ होंगी। 100 के करीब बच्चियाँ आती हैं। उनको मैनेज किस तरह से करती हैं? मतलब कितने वहाँ पे कोचेज़ हैं आपके अलावा? वहाँ पे कोचेज़ काफ़ी हैं, मेल कोचेज़ भी हैं, गर्ल्स कोचेज़ भी हैं मेरे साथ साथ। आप हेड करती हैं उनको सबको? जी, मेरी सेकंड जो कोच है शाजिया बलोच, इसके अलावा हिना बलोच, वो कोचेज़ हैं। हम सब मिलके, और हमारे साथ साथ रेफरी जजेस भी गर्ल्स भी आई हुई हैं, शरफनाज में, मुज़मा, वो सबकी हेड में, मुज़मा मेरी भी हेड वही है, तो वही सबको लीड कर रही है। सही जी। दर्शित कुरैशी साहब, ये बताइए कि आप माशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ भी काम कर चुके हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ भी काम कर चुके हैं, और कराची यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं। पहले इस पोस्ट को डायरेक्टर फिज़िकल एजुकेशन कहा जाता था, अभी यही कहा जाता है, अभी भी यही कहा जाता है। तो ये बताइए कि जो पूरी मैं यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ सबकी, आप मुतमईन हैं जिस तरह से यूनिवर्सिटीज़ जो है खेलों में उसकी दिलचस्पी है या फंड्स हैं, हाँ पार्टिसिपेट करते हैं, या उस तरह से स्पोर्ट्स हो रही है हमारी यूनिवर्सिटीज़ में? बहुत इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। क्योंकि हमारे यहाँ
एक प्रॉब्लम कराची के हवाले से अगर हम बात करते हैं, फिर दूसरे हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो मेन सप्लाई लाइन है वो है डायरेक्टरेट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी स्कूल। सही। वो एक सप्लाई लाइन जो होती है बच्चों की, वो कटा हुआ है मोर देन लाइक 2 और 3 डेकेड से। वहाँ कोई डायरेक्टर फिज़िकल एजुकेशन नहीं है, किसी को चार्ज देते हैं, कुछ हो रहा है नहीं हो रहा। पहले इंटर स्कूल होते थे, इंटर डिस्ट्रिक्ट्स हुआ करते थे, वो टैलेंट इंटर में आता था और फिर वो यूनिवर्सिटीज़ में आता था, तो वो सप्लाई लाइन टूटी हुई है। तो हमारे पास अब जो बच्चा आ रहा है वो मेच्योर होकर आ रहा है, उसको बहुत मोटिवेट करना पड़ता है, तो उसको फिर लेकर आते हैं। लेकिन फिर दूसरा जो प्रॉब्लम है जिसके आपने पूछा, वो ये है कि हमें जब स्केड्यूल आता है तो हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है, हमारे पास इतना फंड नहीं होता कि बहुत लंबे कैंप्स लग सकें। बस हफ्ता 10 दिन पहले 15 दिन पहले हम ट्रायल्स कंडक्ट कराते हैं, टीम बॉन्डिंग होती है और मुकाबलों में चले जाते हैं। तो ये दिस इज़ नॉट इनफ, आप इससे अब आगे सोचना होगा। अच्छा, क्रिकेट से ज़ाहिर है आपका ताल्लुक़ रहा है, एथलीट्स तो आप हैं ही। इस वक्त जो मौजूदा सिनारियो है, या मतलब उसको किस तरह से देख रहे हैं क्रिकेट को वर्ल्ड कप के बाद जो अब सिचुएशन चल रही है? ज़ाहिर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है बड़ी उसकी कोशिशें, अब आइंदा साल चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है उसकी भी कोशिशें जारी हैं, एक अच्छी टीम बनाने की तैयारियां जारी हैं, सर्जरी की भी बातें सामने आई, वो अभी तक बज़ाहिर ऐसा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल स्टेडियम्स की तामीर हो रही है पिंडी, लाहौर और कराची में। और क्रिकेट की जो हमारा स्टैंडर्ड है ख़ास तौर से मौजूदा टीम का, उसको किस तरह से देखते हैं? आपका बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है क्रिकेट से। मेरा बहुत गहरा ताल्लुक़ है। बिल्कुल आपका ताल्लुक़ है, और आप तो ज़ाहिर स्ट्रेंथ एंड कंडीशन कोच पाकिस्तान टीम के रहे हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ रहे हैं आप। बिल्कुल। मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि पहली मर्तबा ऐसा हुआ जिसको आप भी अप्रिशिएट करेंगे। पहली मर्तबा पीसीबी ने पूरे मुल्क में इंटर स्कूल, इंटर कॉलेजिएट और इंटर यूनिवर्सिटी 24 और 25 का सीज़न है, ये बड़ा अच्छा है। हाँ, तो वो एक टैलेंट हंट करने के लिए पीसीबी खुद मैदान में ये काम जो पिछले बोर्ड अगर करते आज से 8-10 साल पहले, तो उसका बड़ा बहुत अच्छे नतीजे होते, बहुत अच्छे नतीजे होते। तो बच्चों के लिए एकेडमिक साइड पे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आ गया, जिसमें प्राइवेट स्कूल्स हो या गवर्नमेंट स्कूल्स हो, उन सब के बच्चे खेल रहे होंगे। तो ये ग्रास रूट किसे कहते हैं, ये इन्होंने पहली बार इस बोर्ड ने इनिशिएट लिया है, और ये एक अच्छी कोशिश है, बहुत ज़बरदस्त कोशिश मौजूदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, नो डाउट। वरना ग्रास रूट हमेशा हम लोग रीजन्स बिल्कुल के ऊपर रिलाई करते थे। रीजन्स काम कर रहे हैं, तमाम रीजन काम कर रहे हैं, मगर ये वो जगह है जहाँ जो बच्चे जिनका रीजन तक एक्सेस नहीं होता, जोन तक एक्सेस नहीं होता, स्कूल तालीमी इदारों में होते हैं, उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। लाइक दिस इज़ द वे। मैंने इस हफ्ते जो आर्टिकल लिखा है वो इसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 24 और 25 के सीज़न से मुतालिक लिखा है। मैं समझता हूँ अच्छी कोशिश है, होना चाहिए। राशिद कुरैशी साहब और सुमैया मोहम्मद रफ़ीक साहिबा, हमने बहुत सारे सवालात किए, आपने उसके जवाबात दिए। कोई ऐसी बात जो आपके जहन में हो, खेल के हवाले से, एथलेटिक्स के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से, बॉक्सिंग के हवाले से, किसी भी हवाले से अगर आपके जहन में हो तो वो ज़रूर बताइएगा, और पैगाम अगर कोई देना चाहें हमारे नौजवानों को। बस मैं एक छोटी सी बात है जो कहना चाहूँगा, वो ये कि फ़िटनेस की वजह से दुनिया भर में तमाम खेलों का स्पीड ऑफ गेम बहुत हाई चला गया, और जितनी आप मेहनत स्किल्स डेवलपमेंट के लिए करते हैं, उतनी ही मेहनत आपको स्किल्स को बेहतर करने के लिए, फिटनेस के लिए करना पड़ेगी। दोनों एरियाज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट है, दोनों एरिया को आप इक्वल टाइम, इक्वल एफर्ट देंगे, तब आप अपने ऑप्टिमम रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। तो बस आप जिस तरह खेल पे मेहनत कर रहे हैं, उसी तरह खेलों से रिलेटेड फिटनेस ट्रेनिंग को भी अहमियत दीजिए। जी, सुमैया मोहम्मद रफ़ीक साहब, आप क्या कहेंगी? हाँ, नौजवानों को क्या पैगाम देंगी? ये बच्चियों को बताना चाहती हूँ कि बॉक्सिंग कर रहे हो, अगर कोई और गेम में भी हिस्सा ले रहे हो, तो उसके साथ साथ आप लोग अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट करो, क्योंकि वो एजुकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर एजुकेशन नहीं होगी तो इसके अलावा कुछ भी हम नहीं कर सकेंगे। और अगर ट्रेनिंग कर रहे हो तो उसके साथ साथ अपनी ग़िज़ा के ऊपर भी फोकस करो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कुछ नहीं करते, कुछ नहीं खाते, ऐसे ही ट्रेनिंग में आ जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उनकी सेहत के ऊपर कोई मसला ना हो, तो इस चीज़ के ऊपर वो ध्यान दें। अगर कोई बच्चा या बच्ची आना चाह रहा है हमारे स्पोर्ट की तरफ, तो वेलकम, बिल्कुल आ सकता है, हमारी तरफ से पूरा उनको सपोर्ट मिलेगा। और मैं पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन से ये अपील करूँगी कि प्लीज़ हमारे तमाम प्लेयर्स को सपोर्ट करें, आगे जाने के लिए उनको सपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया सुमैया मोहम्मद रफ़ीक साहिबा और राशिद कुरैशी साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए
और हमारे My प्रोग्राम में pleasure. शरीक आपका हुए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। यकीनन आपको आज का जो प्रोग्राम है वो पसंद आया होगा। हमको इसकी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में नई शख्सियत या नई शख्सियात के साथ एक मरतबा फिर हम हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए रियाजुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।